Hello students, welcome to All About Civil. Unit 2 Simple Stress and Strain. ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं. आज लास्ट लेक्चर है यूनिट 2 के लिए. तो उसमें हमारा सिर्फ एक टॉपिक बाकी था, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, और एक हम न्यूमेरिकल करेंगे जो हमने अल्टीमेट लोड, टेंसाइल लोड ये सब स्टडी किया है उसके लिए. तो बस इतने में हमारी यूनिट 2 कंप्लीट है. तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने स्टडी किया था. कैपिटल ई इलास्टिक मॉड्यूलस या फिर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कि ये सब क्या है. तो हमने उस दिन ये देख लिया था. इलास्टिक मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इलास्टिक मॉड्यूलस के बाद हमने शियर मॉड्यूलस भी देखा था और बल्क मॉड्यूलस भी देखा था. तो इन तीनों का डिस्क्रिप्शन आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में कोई रिलेशन अगर है तो वो किस फॉर्मूला पर बेस्ड है. तो जो यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और रिजिडिटी मॉड्यूलस है, इन तीनों को हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स. तीनों के लिए एक कॉमन नाम है इलास्टिक कांस्टेंट्स, जिसमें यंग्स मॉड्यूलस भी आता है, बल्क मॉड्यूलस भी आता है और रिजिडिटी मॉड्यूलस भी आता है. तो इन तीनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स. जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो बॉडी की शेप को चेंज कर देती है, अप्लाई करते हैं हम किसी भी बॉडी पर, तो इट रिजल्ट्स इन चेंज इन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन. अब जब फोर्स लगती है तो जो बॉडी है उसकी ओरिजिनल डायमेंशन चेंज हो जाती है और उसकी डायमेंशन चेंज होकर कुछ और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है. In such cases, we can use the relation between elastic constants to understand the magnitude of deformation. अब ऐसे केसेस में अगर हमें कुछ वैल्यूज़ पता है तो उन जो वैल्यूज़ नोन हैं, पता है, उनके बेसिस पर हम अननोन वैल्यूज़, इलास्टिक मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, रिजिडिटी, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं. देखो, मेन फार्मूला है हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट फार्मूला. ये होता है कैपिटल ई इज इक्वल्स टू 9 kg अपॉन जी प्लस 3k. ई इज इक्वल्स टू 9 kg अपॉन जी प्लस 3k. बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है. अगर हमें इस फार्मूला में अगर दो चीज़ें नोन हैं, के नोन है या फिर जी नोन है, तो हम ई ईजिली फाइंड कर सकते हैं. और अगर हमारे पास ई और के हैं तो हम जी फाइंड कर सकते हैं, और जी और ई नोन है तो हम के ईजिली फाइंड कर सकते हैं. तो ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि जिसके बेसिस पर हम कोई भी अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. ई इज इक्वल्स टू 9 kg अपॉन जी प्लस 3k. अब इसमें के बल्क मॉड्यूलस है, ये हमें क्लियर है. जी है शियर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हम एक एंगल पर फोर्स क्रिएट करते थे और बॉडी के अंदर चेंज आ जाता था. उस फोर्स को, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को, हम बोला करते थे शियर मॉड्यूलस. कोई भी डाउट आता है तो प्रीवियस वीडियो देखकर डाउट्स क्लियर करें और फिर पूरा यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना. तो के बल्क मॉड्यूलस है, जी है शियर मॉड्यूलस और ई है यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ई इज इक्वल्स टू 9 kg अपॉन जी प्लस 3k. और तीनों के बल्क मॉड्यूलस, जी शियर मॉड्यूलस, ई यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमें आइडिया पहले से है कि ये तीनों किस किस के रेशो हैं. इंडिविजुअली यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आर रिलेटेड एज. देखो, ये अभी जो हमने रिलेशन देखा, कैपिटल ई इज इक्वल्स टू 9 kg अपॉन जी प्लस 3k, ये रिलेशन तीनों के लिए है, तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स के लिए. लेकिन अगर हम रिलेशन देखें यंग्स मॉड्यूलस में और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में, तो हमारे पास रिलेशन है ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू. म्यू इज पॉइजन्स रेशो. पॉइजन्स रेशो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पॉइजन्स रेशो किन दो का रेशो है? पॉइजन्स रेशो होता है
लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस रेशो को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ई और जी के बीच में फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। ये फॉर्मूला क्लियर। अब हमारे पास ऐसे ही E और K में भी फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। सिंपल सा इक्वेशन आएगा कि राइट द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। आपको ये फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है कि E का मतलब क्या है, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और म्यू ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तीन फॉर्मूलाज हमने देखे। मेन फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल्स टू 9kg अपॉन G प्लस 3K, जिसमें हमारे तीनों इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स कवर हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉड्यूलस में E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। ये कहानी क्लियर। और लास्ट था रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये भी क्लियर। तो हमने यहाँ से तीनों रिलेशंस देख लिए। We can derive the elastic constant relation by combining the mathematical equation expressions relating terms individually. अब ये जो मेन था हमारे पास E is equals to 9kg अपॉन G प्लस 3K, ये हम बाकी दोनों को कंबाइन करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन। जैसे E is equals to 3K 1 माइनस 2 म्यू और E is equals to 2G 1 प्लस 2 म्यू। एज अ रिजल्ट E is equals to 9kg अपॉन G प्लस 3K। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कवर होता है। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने पढ़े हैं। बल्क मॉड्यूलस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, शेयर मॉड्यूलस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं G से, और कैपिटल E यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और बीच में जहाँ पर म्यू है, म्यू का मतलब है पॉइजन्स रेशो। ये दोनों रिलेशंस क्लियर और फर्स्ट वाला रिलेशन भी क्लियर। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बाद शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में जितने भी हमने टर्म्स पढ़े थे, अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट स्ट्रेस, टेंसाइल लोड, टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ो। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ड्यूरिंग अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ऑफ 40 mm डायमीटर एंड 200 mm लॉन्ग। अब देखो, हमने एक ऑब्जर्वेशन की है, किसी भी माइल्ड स्टील स्पेसिमेन पर टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कराया गया है। तो उसमें पता चला है कि 40 mm का तो हमने डायमीटर लिया था और 200 mm लॉन्ग मीन्स उतनी हमने लेंथ ली थी स्पेसिमेन की। अब एलोंगेशन विथ 40,000 न्यूटन लोड। अब 40,000 न्यूटन हमने लोड लगाया प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर अंदर। तो डिफॉर्मेशन कितना है, एलोंगेशन कितना आया है, 0.0304 mm। यील्ड लोड यानी कि जिस लोड के बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट है, यील्ड लोड है हमारे पास 1,65,000 न्यूटन, 165,000 न्यूटन। फिर गिवन है हमें मैक्सिमम लोड 245,000 न्यूटन। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर 252 mm। डिटरमाइन द यील्ड स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द अल्टीमेट स्ट्रेस एंड द परसेंटेज इलोंगेशन। अब हमें ये सब कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। यील्ड स्ट्रेस फाइंड करना है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है और अल्टीमेट स्ट्रेस फाइंड करना है, परसेंटेज इलोंगेशन फाइंड करना है। आप क्वेश्चन रीड करो एक बार, देखो कि क्या क्या चीज़ें क्लियर हैं।
देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी आपको गिवन चीज़ें हैं उसको सबसे पहले नोट कर लो। तो जितने भी डायमेंशंस गिवन हैं उन सबको नोट करो। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है गिवन। क्या क्या गिवन है? जो भी चीज़ें गिवन है, जैसे हमारे पास सबसे पहला है डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन 40 mm, नोट कर लिया। उसके बाद लेंथ ऑफ स्पेसिमेन 200 mm, नोट किया। फिर लोड 40,000 न्यूटन, ये नोट किया। फिर elongation within the limit of proportionality 0.0304 mm, नोट। yield load 165,000 न्यूटन, इसको नोट किया। मैक्सिमम लोड हमारे पास गिवन है, इस लोड को नोट किया। फिर फाइनल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन 252 mm, हमने इसको नोट किया। तो ये सब कुछ चीज़ें जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उन सबको हम अलग से नोट कर लेते हैं। फिर हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बोला गया है डिटरमाइन द यील्ड स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड परसेंटेज इलोंगेशन। ये सब कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस याद करो कि स्ट्रेस क्या था। स्ट्रेस था लोड अपॉन एरिया, सेम चीज़ रहेगी। स्ट्रेस में आ गया है यील्ड स्ट्रेस, तो लोड में आ जाएगा यील्ड लोड अपॉन एरिया। सिंपल, यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यील्ड लोड अपॉन एरिया। यील्ड लोड हमारे पास कितना है? देखो गिवन में, देखो यील्ड लोड है हमारे पास 165,000 न्यूटन, तो हमने ये वैल्यू यील्ड लोड की लिख दी। उसके बाद एरिया π/4 d², हमने एरिया लिख दिया। π/4 d², इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 131.3 न्यूटन पर mm²। यील्ड स्ट्रेस क्लियर एकदम। सिंपल यील्ड स्ट्रेस फाइंड करने के लिए यील्ड लोड अपॉन एरिया लिखा और सीधा सॉल्व कर दिया। हमारे पास क्लियर वैल्यू, कोई झंझट नहीं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए कंसीडर द लोड विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। हम लोड कंसीडर करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में। क्यों प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में? क्योंकि तभी तक हम ई फाइंड करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर वाला लोड कंसीडर करेंगे। तो उसमें स्ट्रेस कैसे आता है? स्ट्रेस सिंपल अभी हमने देखा था, स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। तो देखो यहाँ पर लोड 40,000 न्यूटन लिखा है, फिर यील्ड लोड लिखा है, फिर मैक्सिमम लोड लिखा है। हमें बाकी दोनों से मतलब नहीं है, हम विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बात कर रहे हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर से जब हम लोड हटा देंगे तो बॉडी वापस से अपनी शेप में चली जाएगी। तो ये लोड है, तो यहाँ पर लोड है 40,000 न्यूटन। 40,000 हमने लोड की वैल्यू लिखी, डिवाइड कर दिया एरिया से π/4 d², सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 31.83 न्यूटन पर mm²। टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 31.83 न्यूटन पर mm²। अब नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे, नहीं ये हमने फाइंड किया यील्ड स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस। अब हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेस फाइंड किया, अब हम स्ट्रेन फाइंड करेंगे। तो स्ट्रेन के लिए, स्ट्रेन मैंने बताया था क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन।
तो डायमेंशन के अंदर चेंज कितना आया, देखो डिफॉर्मेशन लिखा है, इलोंगेशन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 0.0304 mm, इतना इलोंगेट हुआ है, इतना चेंज आया। तो हम स्ट्रेन के लिए वैल्यू लिखेंगे, चेंज इन डायमेंशन 0.0304 अपॉन ओरिजिनल, हमारे पास थी लेंथ 200 mm, हमने डिवाइड किया तो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर। देखो सबसे पहले यील्ड स्ट्रेस फाइंड किया, यील्ड लोड अपॉन एरिया। फिर अब हमें फाइंड करना था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेस फाइंड किया विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, फिर हमने स्ट्रेन फाइंड किया। इससे हम इजीली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं। देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो फाइंड किया, ये वैल्यू आई 2.09 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था अल्टीमेट स्ट्रेस। अब अल्टीमेट वर्ड से ही समझ जाना, अल्टीमेट क्या होता है, एकदम अल्टीमेट है कि और कोई उससे ऊपर है ही नहीं। तो अल्टीमेट लोड यानी कि मैक्सिमम लोड जो कि लग रहा है। देखो लास्ट में हमें गिवन है, हमने जब सब चीज़ें लिख ली थी, सेकेंड लास्ट है मैक्सिमम लोड 245,000 न्यूटन। फॉर्मूला लगाया, अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया 245,000 अपॉन जितना भी एरिया, क्योंकि एरिया हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमने एरिया की वैल्यू लिखी। यहाँ से हमने अल्टीमेट स्ट्रेस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द परसेंटेज इलोंगेशन। अब परसेंटेज इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फेलियर माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्पेसिमेन फेलियर के टाइम पर हमारे पास था, देखो फाइनल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन 252 mm, हमने वैल्यू लिखी, माइनस ओरिजिनल लेंथ हमारे पास थी 200, माइनस किया 200 अपॉन डिवाइड करना है ओरिजिनल लेंथ से, तो ओरिजिनल लेंथ की भी वैल्यू आई 200। अब हमें परसेंटेज फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आई 26%, यानी कि कितना परसेंटेज इलोंगेशन हुआ है, 26%। देखो सब चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होंगी, एग्जाम्पल दिया था और सैम्पल में हमें बताया गया था कि इतना लोड लगा स्टार्टिंग में विद इन इलास्टिक लिमिट, फिर फाइनल लोड अल्टीमेट लोड ये था, यील्ड लोड ये था, डिफॉर्मेशन बताया गया है, एरिया बताया गया है, सब चीज़ें गिवन थी। और फाइंड करने के लिए बोला गया था यील्ड स्ट्रेस, तो हमने यील्ड स्ट्रेस फाइंड किया है, यील्ड लोड अपॉन एरिया। फिर हमें फाइंड करना था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड की, लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया। देन हमने फाइंड किया स्ट्रेन, स्ट्रेन फाइंड करने के लिए चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो हमने चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन फाइंड किया, तो हमारे पास स्ट्रेन की भी वैल्यू आ गई। जब हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आ गया, तो हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई की भी वैल्यू फाइंड की, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, टू फाइंड द अल्टीमेट स्ट्रेस। फिर हमने अल्टीमेट स्ट्रेस फाइंड किया, अल्टीमेट मीन्स मैक्सिमम, अल्टीमेट मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया, मैक्सिमम लोड की वैल्यू अपॉन एरिया की वैल्यू, तो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया। परसेंटेज इलोंगेशन, तो हमने लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फेलियर माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आया 26।
परसेंट। अब हमें परसेंटेज में फाइंड करना था तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला को, तो हमारे पास 26% परसेंटेज इलोंगेशन आया है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था और उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, इंक्लूड हो गए। देखो न्यूमेरिकल से डरना नहीं होता, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट अगर न्यूमेरिकल छोड़ दोगे देखते ही तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एकदम सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड थे, फॉर्मूला उठाया, वैल्यूज़ पुट की और डायरेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं और नंबर काटने के लिए भी कोई जगह नहीं बचती, सीधा फुल मार्क्स आते हैं। तो यहाँ से हमने एक न्यूमेरिकल किया और पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। अप टू दिस लेक्चर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। कोई भी डाउट हो तो पूरी वीडियोस दोबारा देखें यूनिट 2 वाली और चैप्टर एकदम क्लियर कर लें, क्योंकि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ही क्लियर होगा तब जाके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो आगे की आने वाली चीज़ें हैं, बेंडिंग मोमेंट, वो सब क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।